एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इंडिया इन द मेडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल का भारत कैसा था। ठीक है, अब हमने देखो क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि बिल्कुल प्राचीन समय में भारत, जब हिस्ट्री एकदम स्टार्ट होती है, दुनिया स्टार्ट होती है, तब भारत कैसा था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं दुनिया कैसी थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के बारे में पढ़ेंगे कि मेडिवल पीरियड में भारत के बारे में सारी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। भारत कैसा था, क्या हुआ था, कैसे चेंजेस आए थे, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट पीरियड्स। देखो जो भारत की हिस्ट्री है ना, वो 3 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले सबसे प्राचीन भारत का इतिहास जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है, फिर मेडिवल यानी कि कुछ बाद का इतिहास जो बीच वाला समय होता है, फिर होता है मॉडर्न। मॉडर्न में आ जाता है आपका, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो ब्रिटिश आए थे ना उसके बाद। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एंशिएंट पीरियड इन क्लास 6। हमने देखो क्लास 6 में क्या किया था, हमने एंशिएंट पीरियड पढ़ा था। 7th में तो मेडिवल पीरियड पढ़ोगे और 8th में जाओगे तो मॉडर्न पीरियड पढ़ोगे। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, विच ब्रॉडली एक्सटेंड्स फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। 8th से 18th तक। ठीक है, 8th से 18th सेंचुरी के बीच में भारत में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ, ये हम पढ़ने वाले हैं अपने इस 7th क्लास में। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे। द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड लार्ज स्केल चेंजेस इन सोसाइटी। देखो जो मध्य पीरियड कह सकते हैं हम जिसे, ठीक है, भारत का, वो विटनेस्ड है, मतलब एक तरीके से गवाह है लार्ज स्केल चेंजेस का सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी समाज में बहुत सारे बदलाव हुए थे। जैसे पहले चल रहा था ना, प्राचीन भारत जैसा था, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली, समाज बहुत ज़्यादा बदला, इकोनॉमी बदली, पॉलिटिक्स बदली, रिलीजन बदला, कल्चर बदला, ये सारी चीज़ों में जो था वो बहुत सारे बदलाव आए थे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप अच्छे से समझ पाएँ ऑफ दीज चेंजेस, द पीरियड इज सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड होता है जैसे कि आपका पूरा एक स्कूल होता है, तो बेटर पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासेस में स्कूल को डिवाइड कर देते हैं। फिर क्लासेस में भी अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हम और सब डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही वो आपको समझा रहे हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चेंजेस को, पीरियड जो है हमने उसे सब डिवाइड किया है अर्ली मेडिवल में और लेट मेडिवल पीरियड्स में। अर्ली मेडिवल में यानी कि शुरुआती मध्यकाल कैसा था, और बाद वाला जो मध्यकाल था, लेट जो मध्यकाल था, वो कैसा था। ठीक है, द अर्ली मेडिवल पीरियड्स ब्रॉडली स्पेंस का मतलब होता है अवधि, टाइम पीरियड, राइट। वो कब से कब तक था, तो अर्ली मेडिवल पीरियड का टाइम था हमारा 8th to 12th सेंचुरी। पहले हम पढ़ेंगे 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक, फिर बाद में हम पढ़ लेंगे 12th से लेकर 18th सेंचुरी तक, राइट। तो चलो देखते हैं 8th to 12th सेंचुरी तक क्या क्या होता है। ड्यूरिंग विच पालास, ये अच्छे से पढ़ना, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्र त्रिकुटास, चोलास एंड राजपूतास। वापस पढ़ो, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्र त्रिकुटास, चोलास एंड राजपूतास वर डोमिनेंट फोर्सेस। डोमिनेंट कौन होता है, डोमिनेंट होता है जिसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होता है। ठीक है, जिसकी चल रही होती है, जिसका शासन चल रहा होता है, जिसकी बात चल रही होती है। और फिर लेट मेडिवल पीरियड में क्या क्या, आप देखो क्वेश्चन बन के आ सकता है ना कि हम जो हैं अर्ली मेडिवल पीरियड में किन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास, राजपूतास, ये सब डोमिनेंट फोर्सेस थे। अब लेट मेडिवल पीरियड के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे भाई, लेट मेडिवल पीरियड को जो स्पैन होता है, यानी कि जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है 13th to 18th सेंचुरी तक। ठीक है, 12 तक हमने उसमें पढ़ लिया, अब 12 के बाद 13 से लेकर 18 हम इसमें पढ़ेंगे। द पीरियड स्टार्ट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है, पहले तो दिल्ली सल्तनत आएगी, आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आगे, उसके बाद आए थे मुगल्स हमारे यहाँ। ठीक है, एक्सटेंड होता है फिर टिल द रीजन ऑफ मुगल्स। ठीक है, तो रेन ऑफ मुगल्स। ठीक है, तो मुगल काल का जो शासन था, रेन का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है शासन। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं मुगलों के बारे में। ठीक है, तो बहुत क्लियर हो गया। आई थिंक इस पैराग्राफ में आपको क्या समझा रखा है वो आपको क्लियर ही हो गया कि भाई अर्ली मेडिवल में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं और लेट मेडिवल में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, चेंजिंग नेम्स ऑफ रीजन्स इन इंडिया, यानी कि भारत के क्षेत्रों के बदलते नाम, भारत के क्षेत्रों के बदलते नाम। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले ये बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक संविधान है, एक किताब है जिसमें पूरे नियम लिखे हुए हैं कि भारत में कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, क्या रूल्स हैं, सारे लॉज लिखे हुए हैं, किसको, प्रधानमंत्री को क्या करना है, राष्ट्रपति को क्या करना है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सारे कानून उसके अंदर लिखे हैं। तो उसमें आर्टिकल्स के रूप में सब चीज़ें लिखी हैं। तो पहला आर्टिकल ये कहता है इंडिया का, दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि बहुत सारे हमारे देश में स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं, उनको मिलाकर हमारा पूरा भारत बनता है। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्लियर है ये बात।
द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत। रिपब्लिक यानी कि भारत के गणतंत्र को हम भारत कहते हैं, ठीक है। वाइल हिंदुस्तान इज मोस्टली यूज इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मतलब हिंदुस्तान जो शब्द था हम उसका यूज़ कैसे करते थे, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक तौर पर हम या ऐतिहासिक संदर्भ में इस शब्द का हम यूज़ करते हैं कि पहले हम क्या बोलते थे, इसको हिंदुस्तान बोलते थे। तुम जानते हो कि जो भारत है वो भारत एक्चुअली कभी बाउंड्रीज हमारी इतनी निर्धारित ही नहीं थी। राजा आते थे, राजाओं के बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, ठीक है। ये जो पूरी तरह से ये हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का ये भारत है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंडिया है एक तरीके से। हिंदुस्तान जो शब्द आया वो हिंदुस्तान तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में था, है ना, स्पेशली ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ये बोल सकते हैं मोस्टली ये यूज़ हुआ था। टुडे दीज 3 टर्म्स आर इंटरचेंजेबली यूज। आज तो हम कुछ भी बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, हमारे लिए आज वो सारे शब्दों का मतलब एक ही है, ठीक है। टुडे दीज 3 टर्म्स आर इंटरचेंजेबली यूज टू रेफर टू द पॉलिटिकल एंड नेशनल इंटाइटी मतलब अस्तित्व दैट इज आइडेंटिफाइड एज इंडिया। मतलब आज तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सबको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। द नेम भारत इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है कि ये भारत शब्द कहाँ से आया। ये शब्द आता है फ्रॉम द नेम ऑफ भारता। भारता कौन थे, ये बेटे थे दुष्यंत जी के, और दुष्यंत जी कौन थे, एक राजा थे, एक लेजेंडरी थे। लेजेंडरी कौन होता है, लेजेंडरी आप कह सकते हो, यहाँ पर तो कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए आता है। लेजेंडरी रूलर यानी कि प्रसिद्ध राजा थे, उनके बेटे थे दुष्यंत, एक प्रसिद्ध राजा थे, और उनके बेटे थे भारता, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। मेंशन्ड इन महाभारत, और इनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, महाभारत में हमें इनका जिक्र मिलता है। सिमिलरली इसी तरीके से द नेम इंडिया हैज़ बीन इन यूज सिंस द 17th सेंचुरी। पता है इंडिया को, इंडिया हम पहले 17th सेंचुरी से पहले हम ये शब्द यूज़ नहीं करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी से हम इंडिया के शब्द जो है वो यूज़ करने लगे। अकॉर्डिंग टू, अब ये कौन है, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोट्स, बल्कि हेरोडोटस, ठीक है। ये ग्रीक हिस्टोरियन इतिहासकार हैं। हेरोडोटस, एक इसको ऐसे पढ़ना, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन, ये एक ग्रीक जो है इतिहासकार थे। इट इज़ एन इंग्लिश टर्म, ये इंग्लिश टर्म है जो डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड वाया लैटिन से। मतलब इनके हिसाब से इंडिया वर्ड कहाँ से है, वर्ड इंडिया विच स्टूड फॉर द रीजन बियॉन्ड द रिवर इंडस। तो इनके हिसाब से क्या है कि भाई ये जो शब्द है ये ग्रीक का है, और कहाँ से मतलब लिया गया कि किन के लिए होता है, जो रिवर इंडस के पार रहते थे लोग, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। द नेम इज़ अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु। अल्टीमेटली ये शब्द जो है वो सिंधु वर्ड से लिया गया है इनके हिसाब से, विच इज़ इन द संस्कृत नेम ऑफ द रिवर, ठीक है। तो संस्कृत में है और उसका नाम है, मतलब सिंधु जो है वो एक नदी थी, ठीक है। द रूलर्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स कॉल्ड देयर इंडिया डोमिनेंट हिंदुस्तान। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे रूलर्स आए, मुगल काल आया, तो मुगलों के जो बाबर हैं, अकबर हैं, ये सारे हमारे औरंगज़ेब हैं, ये सारे बहुत सारे हमारे मुगल्स आए थे। तो इन्होंने जहाँ पे जहाँ भी इनका डोमिनेंट था, एक तरीके से इनकी जो पावर थी, जो ज़मीनें इन्होंने जीती थी, उस एरिया को हिंदुस्तान बोलते थे। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट मीन कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज टुडे। लेकिन आज हिंदुस्तान शब्द का मतलब वो नहीं है कि कहाँ कहाँ मुगलों का शासन था, कहाँ कहाँ दिल्ली सल्तनत थी, या राजा कहाँ हुआ करते थे, नहीं। आज तो हमें अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा हिंदुस्तान है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको बताएंगे कि महनाज सिराज एक क्रॉनिकल, ये कौन होते हैं, इतिहासकारी होते हैं, जो डेट वाइज लिखते हैं ना, कि पर्टिकुलर सेंचुरी में ये हुआ, पर्टिकुलर डेट पे ये हुआ, पर्टिकुलर ईयर में ये हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था इन द 13th सेंचुरी सी में यूज़ की थी ये टर्म, डिनोट करके एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। बस इनके लिए इतना ही हिंदुस्तान था, पंजाब हरियाणा और जो भी लैंड आती थी गंगा और यमुना जहाँ से बह के निकलती थी, बस वहाँ पे अंडर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और जितना भी एरिया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था, इनके लिए वही जगह हिंदुस्तान होती थी। इन द अर्ली 16th सेंचुरी की बात करें तो बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। अब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द को क्यों यूज़ किया, इसकी ज्योग्राफी की वजह से। बाबर के हिसाब से हिंदुस्तान शब्द का मतलब हो गया कि वहाँ की पशु पक्षी कैसे हैं, वहाँ का पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है ना, वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स कैसे हैं, अब ठीक है, इस सब कॉन्टिनेंट के मतलब हमारे हिंदुस्तान के, ठीक है। तो मतलब उसका कोई लैंड बाउंड्री से मतलब नहीं था बाबर के लिए। हिंदुस्तान बिकेम सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग विद इंडिया ओनली ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। आज हम बोले चाहे इंडिया, चाहे हम बोले हिंदुस्तान, तो हमारे लिए तो सिनोनियम है ना, हमारे लिए तो एक ही बात है ना। दस इसी वजह से वाइल द आइडिया ऑफ अ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट ड्यूरिंग द
medieval period, the term Hindustan did not carry the political national meaning. भाई देखो, वाइल जबकि द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया, ठीक है, हमारी जोग्राफी, हमारा जो कल्चर है इंडिया का, डिड एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। भाई वो तो तब भी ऐसा ही था ना, हमारी जोग्राफी थोड़ी बदली थी, हमारे पहाड़, नदियाँ, समुद्र कुछ बदले थोड़ी थे मेडिवल पीरियड में। लेकिन तब हिंदुस्तान शब्द का मतलब कुछ और था, आज जो है वो मतलब कुछ और है। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। आज हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी बाउंड्री है, इसके अंदर का पूरा एरिया हिंदुस्तान है, राइट। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे आते हैं सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी कि लोगों को ना कैसे पता चला, क्या सोर्स थे हिस्टोरियंस को, अगर सब पता चलता है तो उन्हें पता कैसे चलता है। वी हैव लर्नड, हमने सीखा है, दैट हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन द सोर्सेज, है ना। हिस्टोरियंस इतिहासकार होते हैं, हम कहते हैं हमें हिस्ट्री पढ़ के बहुत कुछ पता चलता है। तो जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है वो कहाँ से लिखी है उन्होंने, उन्हें कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं, तो उनके अपने सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन बुक्स, हाथ से लिखी हुई किताबें। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं जैसे कि राजा वाजा पत्थर पे गुदवा गुदवा के लिखवा देते थे ना, मैंने ये वाला युद्ध जीता, मैंने इसको हराया, इस सन में ये हुआ, या उसको अपना कुछ भी प्रचार करना होता था या कुछ भी बात अपनी जनता तक पहुंचानी होती थी तो पत्थर पे गुदवा गुदवा के लिखवा देता था। इसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स को देख कर हमें पता चलता है, जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को, कि भाई कौन से पत्थर यूज़ हुए, कैसी बिल्डिंग्स बना करती थी, कौन सी ईंटें इसमें यूज़ हो रही हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियाँ, है ना। और कॉइन्स, सिक्के देख के बहुत कुछ पता चलता है हिस्टोरियंस को। तो तुमसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि हिस्टोरियंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। इससे वो पास्ट की स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। हाउएवर फिर वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है ऑफ द सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड इज दैट द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ लिटरेरी और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, यानी कि हमें बहुत कुछ लिखा हुआ मिल गया मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड में क्या होता है, पेपर आ गया तो लोग लिखने लगे। उसके पहले पेपर ही नहीं होता था, ओरल कन्वर्सेशन होता था कि मान लीजिए कि गुरुजी ने कुछ बोल दिया, शिष्यों ने सुन लिया, माने कि टीचर ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने सुन के याद कर लिया। पेपर ज़्यादा होता ही नहीं था। लेकिन मेडिवल पीरियड आते आते क्या हुआ कि पेपर बहुत सारा आने लग गया, छपने लग गए, धीरे धीरे पेपर आया मार्केट में तो चीज़ें छपने लगी तो लोग पढ़ने लग गए तो चीज़ें जो हैं वो स्टोर होने लग गई। और धीरे धीरे वो चीज़ें जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पढ़ी, फिर लोगों ने कॉपी करा उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी अभी आगे। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी कि लिखी हुई चीज़ें हमें बहुत मिलने लगी थी नोटिसेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये काफ़ी इंक्रीज़ होने लगा। वही बात है, इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि जब पेपर बनने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पेपर छपने ज़्यादा लगेगा तो रिकॉर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब उसके पहले पेपर ही नहीं था तो लिखते कैसे, किस चीज़ पर लिखते, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, पत्तों पे लिखा जाता था। लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक सोर्सेस मतलब साहित्य जो लिखे गए, किताबें जो लिखी गई। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पक्का आ सकता है कि पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ था और कब इन्वेंट हुआ था। तो पेपर इन्वेंट हुआ था बच्चे चाइना में अराउंड 100 BCE, ठीक है। इट वॉज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर चाइना में सबसे पहले आया और फिर धीरे धीरे क्या होता है वो पूरे वर्ल्ड में पेपर जो है वो जाने लगा, छाने लगा एक तरीके से। इन इंडिया लिटरेट्स एंड क्रॉनिकल्स जो होते थे बिगिन राइटिंग क्रॉनिकल्स। अब भारत में क्या हुआ, जो लिटरेट्स यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे, और क्रॉनिकलर्स कौन होते थे, जो इतिहासकार होते थे, जो डेट वाइज चीज़ें लिखते थे। इन्होंने क्या किया कि भाई लिखना शुरू किया, डेट वाइज चीज़ों को लिखना शुरू किया। किस किस के बारे में लिखा, रूलर्स के बारे में लिखा, पिटिशंस लिखे यानी कि प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए जो पेपर लिखे जाते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स रखे कि क्या, मान लीजिए कि कोई कोर्ट में आया राजा की, ठीक है, तो उसने क्या जुर्म किया था उसको क्या सज़ा हुई, क्या जुर्म किया था उसको क्या सज़ा हुई। जैसे आज भी कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वैसे ही वो भी रिकॉर्ड होने लगे थे। अकाउंट्स एंड टैक्सेस, है ना, उस ज़माने में भी अकाउंट्स एंड टैक्सेस तो सब तो उस ज़माने में भी होते थे। अभी राजा पे इतना पैसा कहाँ से आता था कि वो पूरी इतनी बड़ी रियासत चला लेता था, इतनी सेना रख लेता था, सेना को खिलाना पड़ता था, पिलाना पड़ता था, राजमहल के खर्चे थे, सब कहाँ से आते थे, टैक्स लेता था पब्लिक से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी लिखी जाती थी, ठीक है। अकाउंट्स वगैरह लिखा जाता था कि कितना पैसा टैक्स में आया, कितना खर्च हो रहा है पब्लिक पर। द टीचिंग ऑफ सेंट्स, ये भी लिखे जाते थे। टीचिंग मतलब क्या क्या जो आपके, अब मान लीजिए कबीरदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, या हमारे महावीर स्वामी हो गए, बुद्ध जी हो गए, तो ये लोग क्या थे, एक तरीके के संत थे। अब ये जो संत थे तो ये लोग क्या करते थे
कि कबीरदास जी हैं, मान लो कि वो संत थे, तो वो जो भी प्रचार करते थे, जो भी लोगों को टीचिंग्स देते थे, जो भी सिखाते थे, जो भी शिक्षा देते थे, वो रिकॉर्ड्स होने लग गई ऐसे धीरे धीरे। एंड क्या होने लगा, ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन्स, व्यापारी जो पैसे की ट्रांजेक्शन करते थे वो रिकॉर्ड होने लगे, वर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द पेपर। ठीक है, तो पेपर पे ये भी रिकॉर्ड होने लगे। अर्लियर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड ओनली बाय वेल्दी पीपल। पहले पता क्या होता था, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी यानी कि हैंड रिटन जो भी लिखा जाता था पेपर पे, हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, या मैन्यूस्क्रिप्ट पत्तों पे भी लिखा जाता था, ठीक है, तो क्या होता था, ये कलेक्ट किया जाता था केवल वेल्दी पीपल। पहले बस अमीरों के पास होता था, क्योंकि पेपर तो नॉर्मली होता ही नहीं था मार्केट में, तो जिनके पास भी होता था लिखा हुआ कुछ भी, वो कौन होते थे, बड़े अमीर लोग होते थे, रूलर्स, राजाओं के पास होता था, अमीरों के पास होता था। मोनेस्ट्रीज, और मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं, जहाँ पे मॉन्क वगैरह रहते हैं, ठीक है, हमारे मंदिर होते हैं जैसे, ऐसे ही मॉन्क वगैरह का मोनेस्ट्रीज होते हैं। एंड टेम्पल्स में रखे जाते थे, एंड स्टोर्ड इन आर्चीव्स। अब आर्चीव्स क्या होती है, लाइक लाइब्रेरी समझ लो, जहाँ पे सरकारी कागज रखे जाते हैं। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information। तो ये जो manuscripts होती थी और जो documents होते थे, यानी कि जो कागजात होते थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते थे टू द हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हैं, फिर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि भाई इस पीरियड में ये हुआ होगा, फिर इसके बाद ये हुआ होगा, फिर राजा ऐसा होगा, प्रजा ऐसी होगी, लोग ये काम करते होंगे। क्योंकि देखो, किसी भी पीरियड में जो भी कुछ लिखा जाता है वो उस पीरियड के बारे में लिखा जाता है। तो जैसे कि अगर आज आप किताब लिखो तो आप आजकल के जीवन के बारे में ही तो लिखोगे, ठीक है, ऐसे ही अगली पीढ़ी जो लिखेगी वो अपने जीवन के बारे में लिखेगी। तो इन जब आगे वो किताबें पढ़ी जाएंगी तो लोगों को उनसे पता चलेगा उस ज़माने के बारे में, ठीक है। सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन दिनों में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो स्क्राइब्स जो होते थे कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्क्राइब कौन होते थे। स्क्राइब होते थे जो विद्वान होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, जो लिखना भी जानते थे। उस ज़माने में लिखना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे इसको लिखना आता है, माने खूब पैसे मिलते थे राजा से लिखने के लिए भी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी भी किया करते थे। कॉपी करना मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो स्क्राइब से बनवाते थे, उनकी कॉपी बैठा के, जैसे आज आप अपने स्कूल का कॉपी का काम करते हो ना, बैठ के लिखते हो, ऐसे ही स्क्राइब्स हुआ करते थे उस ज़माने में, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे बाय हैंड, ठीक है, हाथ से लिखा करते थे, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं ना। As scribes copied manuscripts, they introduced small changes unknowingly। अब देखो क्या होता है, आपने स्कूल के बच्चे से कॉपी काम उतारा, अब कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करते हो, जो आपको समझ आ रहा होता है बस उसके अकॉर्डिंग ही आप वो वर्ड लिख देते हो। फिर आपकी कॉपी से किसी ने काम उतारा तो जो 2-4 वर्ड उसे नहीं समझ में आ रहे तो वो अपने दिमाग से लग देता है कुछ भी 2-4 वर्ड। इससे क्या हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेंज होने लगे। तो स्क्राइब भी जब कॉपी करते थे ना तो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो लिखा गया है वो चेंज हो जाता है टाइम के साथ, धीरे धीरे उसमें थोड़े बदलाव आ जाते थे। अनोइंगली करते थे, जानबूझ के नहीं करते थे वो, लेकिन ऐसा हो जाता है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दीज स्मॉल चेंजेस वेंट ऑन इंक्रीजिंग, है ना। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ते गए। क्या हुआ, मान लो कि राजा राम मोहन, नहीं, मान लो कि एक नाम हम ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, रुद्र नाम का एक आदमी है, उसने कोई ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट पे कुछ लिखा। रुद्र के बाद मान लो भद्र आया, भद्र ने क्या किया, जब मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी किया तो थोड़ा वर्ड इधर उधर कर दिए, हो गया अननोइंगली, उससे नहीं समझ में आया उसको उसकी हैंड राइटिंग। फिर क्या हुआ, भद्र से मान लीजिए कि किसी और ने नेक्स्ट किसी रामू ने, शामू ने, किसी ने उसको कॉपी किया तो फिर वो और चेंज हो गया। तो जनरेशन बाई जनरेशन क्या हुआ कि इसमें चेंजेस आते चले गए टू सच एन एक्सटेंट, ठीक है, दैट द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम्स सब्सटेंशली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब क्या हुआ कि एक दूसरे से जो है ओरिजिनल, मतलब पीछे से पीछे वो चेंज होती चली जा रही है, मतलब कुछ और ही बन के आ जा रहा है लास्ट में। तो द मेडिवल क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय कंटेम्प्रेरी ऑथर्स। तो उस ज़माने के जो है ना डेट्स के साथ जो भी चीज़ें घटनाएँ हुई वो सब लिखी गई थी, किसके द्वारा, कंटेम्प्रेरी। और मतलब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उस समय के, समकालीन, उस दौरान जो ऑथर्स थे उनके द्वारा लिखे गए थे। हु वर ईदर कोर्ट हिस्टोरियंस, या तो वो कोर्ट के इतिहासकार हुआ करते थे। जैसे कि मान लो कि मैं राजा हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि भाई मेरे आगे आने वाली पीढ़ी मेरे बारे में जाने, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं एक आदमी अपॉइंट करता हूँ जो इस ज़माने में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी मेरे अचीवमेंट हैं, उसको रिकॉर्ड करती जाए, उसको लिखती जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हिस्टोरियंस हुआ करते थे, उनसे भी हमें पता चलता है, कोर्ट के हिस्टोरियंस से। अब उनकी किताबें बाद में जो हैं बाकी इतिहासकारों ने पढ़ी होंगी तो उन्हें पता चला कि मान लीजिए समुद्रगुप्त के काल में क्या हुआ, चंद्रगुप्त के काल में क्या हुआ, आपको पता चलता है ना, हर्षवर्धन के टाइम पर क्या हुआ। और इसके अलावा हमें किससे पता चलता है, जो ट्रैवलर्स आए थे, यात्री आए,
भारत में क्या दुनिया भर में यात्री इधर उधर घुमा ही करते थे, आज भी घूमते हैं, पहले भी घूमते थे, यात्रा करने के लिए आते हैं, देखने आते हैं नई नई जगहें। तो जो ट्रैवलर्स आते थे इंडिया तो वो भी लिखा करते थे इंडिया के बारे में, उनसे भी इतिहासकारों को बहुत कुछ पता चला। दीज क्रॉनिकल्स आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये जो इतिहासकार हुआ करते थे ये क्या करते थे, सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेम्प्रेरी माने उस समय की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को सब लिखा करते थे। लिखेंगे तो आगे के लोग उन्हें पढ़ लिया करते थे। हाउएवर फिर भी सच राइटिंग्स आर नॉट फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज। अब देखो पक्षपात तो इन राइटिंग्स में भी रहता ही था, है ना। राजा पैसा दे रहा है तो तारीफ किसकी लिखी जाएगी, राजा की। ऐसा नहीं, बहुत ही फेयर नहीं लिखते थे, हर चीज़ सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड बायस होते थे, है ना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और वो किसी भी लीडर के बारे में, राजा के बारे में, किसी के भी बारे में लिख रहा है, कोर्ट के किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहा है, तो उसे वो जैसा लगता होगा, बायस तो हो ही जाता है ना आदमी, तो उसी तरीके से वो लिख देता था। देयरफॉर दे आर नॉट ऑलवेज रिलायबल, है ना। तो हमेशा रिलायबल नहीं होता, कुछ चमचे भी होते हैं ना बच्चे। इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स एंड देयर अकाउंट्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स देखे रखे हैं आपको, है ना। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इनके नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट ट्रैवलर कौन है, अल मस्दी, ठीक है। अल मस्दी मसूदी, इनको याद कर लेना भाई स्पेलिंग के साथ, ठीक है। ही वॉज एन अरब ट्रैवलर, ये अरब से आए हुए एक यात्री थे। हु गेव एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने बहुत कुछ लिखा इंडिया के बारे में, तो हमें बहुत कुछ पता चलता है इनके अकाउंट, इनकी किताबों से इन्होंने जो भी लिखा है। फिर उसके बाद आते हैं अल बरूनी। अब अल बरूनी क्या है भाई, ही केम टू इंडिया अलॉन्ग विद मोहम्मद ऑफ गजनी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी के टाइम पर आए थे, उनके साथ आए थे एक तरीके से। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने पूरे भारत में यात्रा करी। एंड रॉट अ बुक, इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने, तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। तहकीक-ए-हिंद डिस्क्राइबिंग द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया। अब तहकीक-ए-हिंद में क्या है कि भाई समाज कैसा था उस समय का, है ना, लोग रिलीजन कैसे मानते थे, पॉलिटिकल राजनीतिक कंडीशंस कैसी थी इंडिया की। इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। तो ही वॉज मॉरिश ट्रैवलर, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे ये। हिज बुक, इनकी बुक का नाम था रहला, एक ट्रैवलॉग है। मतलब इसका मतलब ट्रैवलॉग का मतलब क्या होता है, रहला जो एक ट्रैवलॉग है, मतलब कि ट्रैवलॉग होता है जिसमें आप अपनी यात्रा का पूरा वर्णन लिखते हो, ठीक है। थ्रोज अ लॉट ऑफ लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश डालता है, यानी कि बहुत कुछ लिखते हैं ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एंड उस समय की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति देश में कैसी थी, समाज में कैसी थी, सोशल सामाजिक कंडीशंस कैसी थी, है ना। तो उनके बारे में इन्होंने लिखा था। फिर आते हैं, कौन आते हैं भैया हमारे, डोमिंगो पेस, ठीक है। आप डोमिंगो पेस जो थे, ही वॉज पोर्चुगीज ट्रैवल, पुर्तगाली ट्रैवलर थे। हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय, इन्होंने किसकी कोर्ट को विजिट किया था, कृष्ण देव राय की, ऑफ द विद्यानगर एम्पायर, ठीक है। तो साम्राज्य था ये भी। और उसके बाद आते हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो थे, ही वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनका पहला जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो विलियम हॉकिंस थे। टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर के टाइम पर ये आए थे, ठीक है। मुगल एम्पर जहांगीर के समय में ये आए थे। फिर आता है एक और नाम, सर थॉमस रे, ठीक है। अब जो थॉमस रे साहब हैं, रो बल्कि बोल सकते हैं, ही वॉज एन एम्बेसडर, राजदूत थे, पहले राजदूत आया करते थे दूसरे देश से, ठीक है, ऑफ किंग जेम्स वन एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्पर। जहांगीर कौन थे, मुगल एम्पर थे, उनके कोर्ट में ये आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ये जो है लिटरेचर दे रखे हैं, ये इनको ज़रूर याद कर लेना, बिकॉज ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कौन से, मतलब 1 मार्कर के लिए या MCQ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि कल्हण ने क्या लिखा था, राग तरंगणी लिखा था। अल बरूनी ने क्या लिखा था, तारीख-ए-हिंद लिखा था। चंद्र बरदाई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था। अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, तारीख अलाय लिखा था। बाबर ने अपने बारे में भी लिखा था, बाबरनामा। और कौन सा लिखा था, तुझके बाबरी लिखा था। और मोहम्मद सिराज ने क्या लिखा था, ये बड़े उर्दू नाम हैं, तबाके नसीरी, ठीक है। अब इनकी स्पेलिंग याद कर लेना भाई, इतनी उर्दू तो मुझे भी नहीं आती, ठीक है। अब ज़ियाउद्दीन ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था, हमारा ज़ियाउद्दीन ने लिखा था तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और बरानी ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था फतवाए जहांदरी। और उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, पढ़ लेना। सूरदास ने जैसे सूर सागर लिखी है, आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। और मलिक ने लिखी है क्या, पद्मावत लिखी है। और मोहम्मद जैसी ने भी लिखी थी पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी पूरा नाम है इनका, 2 लोग नहीं है, ठीक है। इन्होंने पद्मावत लिखी थी। तो नाम तो मैंने पढ़ के बता दिए, जितनी उर्दू में पढ़ पाई, बाकी स्पेलिंग सहित याद करना। देन नेक्स्ट आ जाओ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब ये क्या होता है, बिल्डिंग्स, है ना, इमारतें, इनसे क्या आपको पता चलता है, अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज। अब हमें ये पता चला कि हिस्टोरियंस को किस किस चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
कॉइन से मिल रही है, किताबों से मिल रही है, पेपरों पर जो लिखा हुआ है उससे मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसकी भी बहुत वैल्यू है, ठीक है। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ इमेंस वैल्यू, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोशो कल्चर, दोबारा जो समाज का पूरा कल्चर चेंज हुआ, एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। तो हमें ना आर्किटेक्चर से बहुत कुछ पता चला। कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आर वैल्यूएबल सोर्सेज। अब कॉइन्स जो थे, सिक्के जो थे, वो भी बहुत वैल्यूएबल सोर्सेज हैं। सिक्के के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें छपी होती हैं उस ज़माने की, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के के बारे में पढ़ा था ना लास्ट ईयर आपने, कि उस पर सितार बजाता हुआ समुद्रगुप्त था। क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि समुद्रगुप्त जो था वो सितार बजाया करता था, पता चला ना हमें कि उसे संगीत पसंद था। ऐसे ही सिक्कों से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दे ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। तो सिक्कों से हमें उस ज़माने के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता भी चलता है। मोन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस। तो जो मोन्यूमेंट्स बनते हैं, है ना, और जो पेंटिंग्स होती हैं, मतलब इमारतें हो गई, तस्वीरें हो गई, इनसे भी हमें बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड गिव एविडेंस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप पता है इतने ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं। अब आप जाके देखो, ताजमहल को देख लो, आप कुतुब मीनार को जाकर देख लो, आपको पता चलेगा कि क्या टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में, राइट। कितनी ज़्यादा एडवांस थी, यानी इंजीनियरिंग स्किल्स इतनी बढ़िया थी, है ना। पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, लोगों की उस पीरियड में। दे ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ दिस पीरियड। इससे हमें पता चलता है कि कितने डिफरेंट जो हैं वो आर्किटेक्चरल जो हैं वो स्टाइल्स हुआ करते थे इस पीरियड में। मैनी इंस्क्रिप्शंस वर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द वॉल्स। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मतलब गोद के लिखना, पत्थर के ऊपर गुदाई करके लिखना, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, एंड मॉन्यूमेंट्स की दीवार पर भी बहुत कुछ लिखा होता था, विच टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। इससे क्या हमें पता चलता है कि भाई लोगों का जीवन कैसा था। इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब नए नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप आने लगे। बिटवीन द ईयर्स 700 to 1750 CE अ नंबर ऑफ पीपल केम टू द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे लोग हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट पर अट्रैक्ट हुए थे बाय इट्स वेल्थ। पता है भारत बहुत अमीर था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जब लोग अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। अमंग सच ग्रुप्स वर दी अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स। अब अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स भी तो इसलिए आए थे, कोई हमसे बातचीत करने मिलने जुलने थोड़ी आए थे, आक्रमण करके यहाँ लूटने आए थे। तो अमंग सच ग्रुप्स देवर अर्ली मुस्लिम इन्वेडर। इन्वेडर कौन होता है, जो आक्रमण करके आता है ना। लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी, ये लोग आए थे। उसके अलावा क्या होता है भाई, अमंग सच ग्रुप्स देवर अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान द इंडियन रूलर फ्रॉम द चाहमना डायनेस्टी। अब ये डायनेस्टी का नाम है, वंश का नाम एक तरीके से, वॉज रूलिंग इन दिल्ली। तो क्या होता था, इन्होंने पृथ्वीराज जो चौहान थे ना, वो एक भारत के रूलर थे, एक शासक थे, ठीक है। तो कौन से चाहमना डायनेस्टी में राज कर रहे थे दिल्ली में एंड अजमेर एरिया में। ही डिफीटेड, इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को इन द फायर्स बैटल। बहुत भयंकर एक युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और इनके बीच में, उसमें मोहम्मद गौरी हारा था। लेटर बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ऐसे थोड़ी हार मानने वाला था, उसने फिर से आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। एंड हिज स्लेव्स, जो उसके दास थे, वर एबल टू ले द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद गौरी के जो दास थे ना, उसके जो दास थे, सोचो मोहम्मद गौरी के जो दास थे, फिर उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, ठीक है। द दिल्ली सल्तनत वॉज रिप्लेस्ड बाय दी मुगल्स। तो दिल्ली सल्तनत जो थी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी जो है वो ये लोग जो आए थे तो मुगल आने लगे। जैसे बाबर आया, फिर उसके बच्चे हुए हुमायूं, अकबर, है ना, शाहजहाँ, जहांगीर, ये सारे आ गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। बाबर ने आके दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस कर दिया एक तरीके से। मुगल्स हु इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। फिर मुगल एम्पायर हमारे देश में आ गया। वाइल दीज पीपल केम फ्रॉम बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। अब हमारे ये तो कोई हमारे देश के थोड़ी थे, ये लोग तो सब बाहर से आए थे और आक्रमण किया था हमारे यहाँ। तो देयर वर सेवरल अदर ग्रुप्स। ऐसा है कि बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे ऑफ न्यू रूलर्स के, हु इमर्ज्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर आके इमर्ज हो गए थे, ठीक है। सच ग्रुप्स इंक्लूडेड, कौन कौन थे भाई इमर्ज हुए, जो जैसे राजपूत, सिख, मराठा, अहोम्स, जाट, कायस्थ, तो सब आने लग गए थे। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए भाई, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जैसे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भूख हो गई, बहुत सारी भूख तो मतलब बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारा खाना मतलब बहुत सारा खाना उगाना पड़ेगा, बहुत सारा खाना उगाना पड़ेगा मतलब बहुत सारी ज़मीन चाहिए। बहुत सारी ज़मीन कहाँ से आएगी,
फॉरेस्ट काट काट कर, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का बढ़ाव कैसे हुआ, बड़ी कैसे, वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग, मतलब लगातार जो थे वो फॉरेस्ट जो थे क्लियर किए गए, विच इन टर्न लेड टू द माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जंगल में रहने वाले टू अदर एरियाज। अब जंगल काट दोगे तो क्या होगा, जंगल में रहने वाले लोग जो हैं वो जंगल छोड़ के दूसरी जगह पर जाएंगे। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टिलिंग द सॉइल। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, सॉइल को टिलिंग करने लगे। टिलिंग क्या होता है, खुदाई करके लूज करना मिट्टी को, बोने के लिए ना, बीज बोने के लिए। ऐसे रीजनल मार्केट्स और चिफ्टेंस, रूलर्स और कौन, रिलीजन इन्फ्लुएंसेस द पीजेंट्स, तो सब मतलब इन्फ्लुएंस द पीजेंट्स, ठीक है। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, ये पार्ट बन गए थे बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, बहुत वेराइटी ऑफ पीपल रहा करते थे, ठीक है। दे वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनको टैक्स पे करना पड़ता था, है ना। राजा को पीजेंट्स वगैरह सब टैक्स दिया करते थे, क्राफ्ट पर्सनस वगैरह टैक्स देते थे। दे ऑल्सो ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। और पता है राजा क्या होता था, एक राजा इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाता था, तो फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था उस समय। तो राजा क्या करता था, जैसे ये राजा बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य, तो अपने सामंत बैठा देता था, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स बैठा देता था। ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, यहाँ की रहने वाली पब्लिक से टैक्स इकट्ठा करते थे और ले जाके राजा को दे दिया करते थे, ठीक है। राजा इन सर्विसेज के बदले पैसा देता होगा, जैसे इनकी जॉब थी, ठीक है। दे ऑल्सो अफोर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब सामान, जैसे गेहूँ उगाए 100 किलो उगाए तो 10-20 किलो राजा के लिए दे दिया, ऐसे ही, है ना। तो इस तरह से ऑफर किया करते थे। सम पीजेंट्स वर रिच, कुछ पीजेंट्स किसान जो होते थे वो रिच होते थे, वाइल अदर्स वर पुअर, बाकी जो है गरीब भी हुआ करते थे। सम अदर्स वर आर्टिशंस एज वेल एज फार्मर्स, कुछ आर्टिशंस होते थे, कुछ फार्मर्स होते थे। नेक्स्ट बात पे आते हैं, न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। नई और बेहतर टेक्नोलॉजी आई थी एग्रीकल्चर में, विच इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। और फिर जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होगा, फसल अच्छी उगेगी। इन इरिगेशन यानी सिंचाई में, इरिगेशन होता है पौधों को पानी देना, सिंचाई करना, फसल को पानी देना। द पर्शियन व्हील आ गया, पर्शियन व्हील टू बी यूज्ड। पर्शियन व्हील से क्या हुआ, सिंचाई आसान हो जाती है। द स्पिनिंग व्हील आया, मेड वीविंग क्लोथ्स जो है उससे आसान हो गए। अब स्पिनिंग व्हील आया तो कपड़े बुनने लग गए, वीविंग क्लोथ्स होने लग गया। इन कॉम्बैट फायरमैन्स केम टू बी यूज्ड, ठीक है। वाइल मतलब फायर आर्म्स यानी कि वो बारूद वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है। अब फॉर राइटिंग पेपर वॉज इंट्रोड्यूस। और क्या चेंजेस आए कि पेपर लिखने के लिए आ गया। कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हर जगह देखो कितना बदलाव आ रहा है। न्यू फूड आइटम्स एंड ब्रेवरेजेस, जैसे कि नए नए फूड आइटम्स आए। ब्रेवरेजेस क्या होते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह। अब पटैटो आया, कॉर्न आया। पता है पटैटो हमारे देश का नहीं है, इतना आलू खाते हो आप, लेकिन वो हमारे देश का नहीं है, वो बाहर से आया है, ठीक है। कॉर्न आया, चिल्ली आया, टी आया, कॉफ़ी आई। ये सब चीज़ें भी किसके साथ आएंगी, पैदल आई थी खुद नहीं, जब देश में बाहर के लोग आए तो उनके साथ ही ये चीज़ें भी वो आईं। अब पहले तो ऐसे तो होता नहीं था कि प्लेन में बैठे और फट से पहुंच गए, तो महीनों महीनों लोग चलते रहते थे, तो अपने साथ अपना खाना पीना भी रखते थे। खाना पीना रखते थे तो खाना पीना हमारे देश में भी आता था। अब मान लीजिए कोई आम खाता हुआ क्या आम लेकर आएगा अपने देश से, तो गुठली फेंकने अपने देश छोड़ ही जाएगा, यहीं बोएगा, यहीं फेंकेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नई नई फसलें उगने लगती हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। अब आता है रीजन टू एम्पायर, मतलब एक तरीके से क्षेत्र से साम्राज्य कैसे बने। पहले तो जगहें थी, क्षेत्र थे, साम्राज्य कैसे बने। द अर्ली मेडिवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ मैनी स्मॉल किंगडम्स। अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई स्मॉल किंगडम्स, छोटे छोटे राज्य बनते हैं, विच वर फ्रिक्वेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन आपस में ही लड़ते रहते थे, है ना। एक राजा दूसरे राजा को बस हथियाने के चक्कर में रहता था और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, झगड़े होते रहते थे विद वन अनदर। अमंग दीज रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रिकरिंग मतलब होता है लगातार चलने वाले, बार बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, विच वॉज फॉर इंक्रीजिंग देयर एरिया। क्यों करते थे कि वो चाहते थे ना कि भाई या ये वाला राजा है, तो क्या सोचेगा इस पर आक्रमण कर दो, इसकी ज़मीन भी अपने को हथिया देंगे, ठीक है। तो इसीलिए करते थे, इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे कि इतने एरिया के लोग भी हमें अपना राजा समझें, ठीक है, मेरा प्रभाव हो। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था जो कहलाता है ट्रिपटाइट स्ट्रगल, यानी 3 लोगों में हुआ था ये। पालाज में हुआ था, प्रतिहाराज में और राष्ट्र त्रिकुटाज में, 3 ग्रुप थे, इनमें हुआ था ये। इन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो चोलाज इमर्ज पावरफुल। साउथ इंडिया में जो चोला राजा थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट, इन्होंने क्या है व्यापारिक कॉन्टेक्स्ट आपस में किए थे विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन लार्ज इन डेक्कन क्या होता है, लार्ज एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स वर क्रिएटेड विच एम्फसाइज्ड। अब डेक्कन का जो एरिया है इंडिया में बहुत लार्ज एम्पायर बने थे दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत वाले भी आए थे ना यहाँ पर कुत्ते फांते लड़ते हुए, फिर हमारे यहाँ, फिर वो जीत गए थे, फिर दिल्ली सल्तनत को किसने हराया था, मुगल्स ने हराया था, तो फिर इन्होंने भी बहुत सारे अपने एरिया बना लिए थे यहाँ पर।
मैनी रीजन्स इनके अंडर में आ गए थे। हाउएवर फिर भी द डायमेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ दीज एम्पायर्स वर अंडर डिफरेंट रूलर्स। पता है क्या होता है, बाबर के टाइम पे थोड़ी ज़मीन उसने जीत रखी होगी, फिर उसका बेटा हुमायूं आया होगा और जीत ली होगी, फिर अकबर आया होगा और जीत ली होगी, कभी हारे होंगे कभी जीते होंगे, या चोला हैं या कोई भी मतलब ये चाहमनास हैं जो भी हैं, ये इनका क्या है कि भाई कोई ज़मीनें निश्चित तो थी नहीं। आज भारत निश्चित है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की भारत की बाउंड्री है। ये तो कभी हार जाते थे कभी जीत जाते थे, तो बाउंड्रीज भी चेंज होती रहती थी। ठीक है, अब आते हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में। रिलीजन प्लेड अ प्रेडोमिनेंट रोल इन द मेडिवल इंडियन सोसाइटी। अब जो धर्म है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है मेडिवल इंडियन सोसाइटी में। हाउएवर फिर भी द पीरियड विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। भाई ये पीरियड जो है विटनेस है कि इस पीरियड में, इस समय में बहुत सारे जो हैं वो रिलीजियस ट्रेडिशंस जो हैं उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, टुक प्लेस इन हिंदुस्तान। ठीक है, क्या हुआ, बहुत सारे साधु संत आए होंगे। अ मेजर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। लोगों के अंदर भक्ति आ गई थी एंड भक्ति मूवमेंट होने लग गए थे, है ना। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर्ड इन इंडिया। इस्लाम हमारे भारत में पहले था नहीं, मिडिल जो मेडिवल पीरियड है उस समय इस्लामिक लोग हमारे यहाँ आए थे। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम अनदर ट्रेडिशन दैट केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, जो था हमारा सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, द पीरियड सॉ द इमर्जेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ सेवरल भक्ति एंड सूफी संत। अब इसी पीरियड में देखो इस्लाम भी आ रहा है, मुस्लिम भी मतलब बताए जा रहे हैं कि वो आ रहे हैं, सूफी जो हैं वो आए, और उसके अलावा बात करते हैं तो भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार होने लगा। हु टुक द कॉज ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बदलाव हुए, सुधार हुए समाज में। एंड इन्होंने क्या किया, प्रचार किया, पर्ज किया, मतलब प्रचार किया द गॉस्पेल ऑफ इक्वालिटी टू मैनकाइंड। अब गॉस्पेल का मतलब क्या होता है, सुसमाचार फैलाना, एक तरीके से समानता का समाचार लोगों के बीच में बताना कि आप सब इक्वल हैं, लोगों के बीच में ये बात बताना लोगों को। अब ये क्या है भाई, ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा। Read the passage carefully and answer the questions below. The Middle Ages of the medieval period in Europe extends from 600 CE से 1500 CE तक। During this period क्या होता है, एक सोशल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। मैंने बता दिया वो आपको कि राजा होता था, वो जगह जगह अपने फ्यूडल लॉर्ड्स बैठा देता था जो कि टैक्सेस लोगों से कलेक्ट किया करते थे। वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट रूरल यूरोप में पूरा ही फैला हुआ था। इन अ फ्यूडल सोसाइटी किंग्स जो थे ग्रांट कर देते थे फाइव्स और लार्ज पीसेज ऑफ लैंड। पता है क्या करते थे, इनको ना बड़े बड़े लैंड दे देते थे और क्या कहते थे कि भाई ये तुमको हमने दे दिया और तुम यहाँ से जो है अपना टैक्स वैक्स वसूल कर लो। तो लैंडलेस लेबर्स नोन एज सर्व्स, यानी कि दास जो थे वर्क करते थे लैंड पर। इन एक्सचेंज क्या होता था, फॉर देयर लेबर उनको क्या कर दिया जाता था कि अच्छा ठीक है आप यहाँ ज़मीन पर काम कर रहे हो, तो दे वर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड क्रॉप। तो उनको अलाउड कर देते टू लिव ऑन द लैंड कि ठीक है आप हमारी लैंड पे काम करो, दास की तरह काम करो, पैसा वैसा तो नहीं देंगे पर लैंड पे तुम रह सकते हो, इतना वो कर देते थे। तो मेन फूड क्रॉप्स उगाने वाले तो यही लोग थे, कौन, सर्व्स जो होते थे। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड है एग्रीकल्चर इनोवेशंस हुए बहुत सारे, है ना। खेती में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आए दैट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड। खेती में इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि भाई सप्लाई ऑफ फूड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पॉपुलेशन, और धीरे धीरे पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई थी। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया एंड यूरोप। क्या कॉमन फीचर्स थे इंडिया में मेडिवल पीरियड में और यूरोप में, ठीक है। ये आपका पढ़ना है आपको। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।